हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चंस है और जो भी इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने पूरी सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट बनाई और एक ट्रिक्स की, आप उसको रेफर कर सकते हो। आज मैंने सोचा क्यों ना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं विद आंसर्स, हम उन्हें डिस्कस करें। इससे आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे महाराष्ट्र के बोर्ड से जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये वाला एक पेपर था, उसमें से मैंने क्वेश्चंस उठाया। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर द्रव्य गुण। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चंस की है ये, और ये वाला जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए, कुछ उत्तराखंड के यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन है, कुछ मेरे कॉलेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कुछ आरयू जीएचएस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के, तो उसके क्वेश्चन है यहाँ पर। और ऐसे अलग अलग बीएचयू हो गया, इन सब के मैंने क्वेश्चन एक तरफ शॉर्ट आंसर्स प्लेलिस्ट बना रही हूँ, उसमें आप देख लेना। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है दैट इज फॉर बायो अवेलेबिलिटी, ये फार्मेको का क्वेश्चन है और ये पूरे क्वेश्चंस मैंने फार्मा के लिए शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, ये एक तरफ इजी हो जाएगा आपको रिवाइज करने के लिए। तो बायो अवेलेबिलिटी, फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके आंसर सभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका ये मेन पार्ट, आपका शॉर्ट में जो फार्मा का है ना, वो ये 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आपको यहाँ से ये याद करना है। फिर नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, फिर यहाँ पर मैंने एक लिया है कि जो वैवाहिक कर्म होता है, विकासी हो गया, रसायन वाजीकरण। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है कि जैसे कर्म की परिभाषा आपको लिखनी है, फिर साथ में इनके ऊपर टिप्पणियां दे, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल शॉर्ट की बात करें तो कर्म वाले चैप्टर में से ऐसे तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये आपके दिमाग में एक माइंडसेट या रोड मैप रहना चाहिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो वैवाहिक, विकासी, रसायन वाजीकरण, भेदन, छेदन, दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, तो ये आते हैं मोस्टली, इसलिए मैंने यहाँ पे से रखा है। फिर एक शॉर्ट नोट आ जाता है जिसमें ना ड्रग वाला चैप्टर है, जिसके अंदर ड्रग का आपको पूरा पूछा जाता है, उसका लाइक जिसमें भेषज अगार है, संरक्षण विधि है, फिर प्यूरिफिकेशन है। तो यहाँ पे मेनली आया है द्रव का शोधन, लेकिन हम साथ में द्रव का संरक्षण वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर फिर जैसा आपका पूछा जाता है, दशमनगन जो दे रखे हैं उसमें ऐसा आ जाएगा जीवनीय बताओ, फिर आप अपना भृंगनीय बताओ। तो यहाँ पे आपको क्या पता रहना चाहिए कि जीवनीय किसे बोल रहे हैं हम लोग, दीपनीय किसे बोल रहे हैं, भृंगनीय किसे बोल रहे हैं, प्रजस्थापन के ड्रग्स कौन से हैं। तो इस तरीके से आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो पढ़ेंगे हम लोग वो DG2 है, ठीक है। तो DG2 में से ये मेन ड्रग्स है, कुछ मैंने जो यहाँ ली है, जैसे खदीर है, उसका आपसे मेन फॉर्मुलेशन 4 पूछ लिए, उसका रस पंचक पूछ लिया। तो फॉर्मुलेशन के लिए यहाँ पे जैसे खदीर, कटुकी, कंटकारी, हिंगू, पिपली, रसौन, सारिवा, शतावरी, त्रिवृत, वसा, वत्सना, विडंग और परपट। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली यही आती है, हम लोग एक काम करेंगे, मेन आज के 10 ड्रग्स उठाएंगे, 10 ड्रग्स जो है विद नेम, लैटिन नेम्स, फैमिली, इनमें से हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं धन्वंतरी, निघंटू। तो देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियसली भी मार्क कराया है कि निघंटू से आते ही आता है, तो इसके अंदर हम लोग आज धन्वंतरी, निघंटू पढ़ लेंगे। फिर दीपनीय महाकषाय, कषाय में से भी ऐसी करते हैं, 3 नंबर में 3 मार्क्स में एक शॉर्ट दे देंगे, ठीक है, कि कोई भी एक कषाय, एक महाकषाय के बारे में वर्णन करो। फिर पंचमूल, जैसे लघु, भ्रेति, पंचमूल, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। प्रभाव, इसको हम स्पेसिफिक पोटेंसी भी कहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। फिर इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं कि वानस्पतिक कुल, दैट इज फैमिली। फिर आपसे पूछेंगे उसका लैटिन नेम, रसवंचक, रासायनिक संगठन। तो अगर आपके एग्जाम्स में ये आपके सिलेबस में होगा तो हम ये वाले डिस्कस कर लेंगे। फिर ऐसे ही पूछा जाता है एक वर्ग में से, आहार वर्ग में से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो शुभ धान्य, शम्य धान्य, इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो ये आपको एक बार देखना है। फिर यहाँ से मैंने फिर से आपका ये फार्मा का कुछ शॉर्ट आंसर्स मार्क करें। तो ये फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स पूछ लेंगे, एंटासिड्स पूछ लेंगे, एनाल्जेसिक्स पूछ लेंगे, वैक्सीन, एंटी डायरियल्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ से जैसे आइडियल ड्रग, प्रशस्त भेषज, इसके बारे में बिल्कुल पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये भी। फिर जैसे अब किसी किसी को पता ही नहीं होता कि हिंदी में क्वेश्चन आ जाता है, इंग्लिश नहीं लिखी सामने, तो फिर छूट जाता है वो आंसर। तो अब द्रव्य मिश्रण का मतलब होता है अडल्ट्रेंट्स, इसके बारे में पूछ सकते हैं। प्रतिनिधि द्रव्य क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके बारे में। अभी हमने ऊपर मार्क करा था धन्वंतरी निघंटू, यहाँ पे भाव प्रकाश निघंटू आ गया, ये किसी और का पेपर है, शायद BHU वाला पेपर था। तो इस तरीके से आपको एक निघंटू तो आएगा ही। फिर यहाँ पे फिर से ये
सेम ही क्वेश्चन है जैसे हिपैटोप्रोटेक्टिव, एंटी डायरियल्स, लेक्सेटिव्स एंड एंटासिड्स, इन सब की डेफिनेशंस डिस्कस कर लेंगे। देखो आप खुद देखो, ये मैंने अलग अलग पेपर्स उठाए हैं बट कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि ये छोड़ना नहीं है, पढ़ के जाना है। फिर हम लोग कुछ मैंने बता दिया ये आपके DG2 का है, तो DG2 में हम लोग कोई भी 10 ड्रग्स आज डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे फिर मार्क करेंगे कौन कौन से कवर हो चुके हैं। तो दिस विल बी आवर फॉर्मेट फॉर लाइक एक रोड मैप टाइप का है कि जो हमें डिस्कस करना है विद आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसी से रिलेटेड हम आंसर सारे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये फार्मा वाला पार्ट कवर करते हैं, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद फार्माकोलॉजी, ठीक है। इसके वेरी शॉर्ट जो भी मैंने शॉर्ट मार्क करा है उसमें आपका आपने देखा होगा पहला क्वेश्चन था फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या, इट इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। ये मैंने प्रीवियस फार्माकोलॉजी की वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करा है कि जो बॉडी के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं कि उसका फिजियोलॉजिकल ड्रग का क्या एक्शन है, उसका मैकेनिज्म क्या हो रहा है बॉडी में जाकर, वो किस लेवल पे बॉडी के वर्क कर रहा है, उसके मैक्रोमोलिक्यूलर जब स्टडी करते हैं उसके बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हम पढ़ते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो डायनेमिक्स आपको याद रखना, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, और इसी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी इज बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स। तो जैसे अगर हमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो इंसुलिन है वो जाके लोअर करता है तो इसकी स्टडी हो गई। टेम्परेचर कैसे पैरासीटामोल का कम कर रहा है बॉडी का, पैरासीटामोल ड्रग, उसकी स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक्स में रखते हैं। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन अगर आती है तो इट इज द स्टडी जिसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं ड्रग के बारे में, उसका अब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, फिर वो एक्सक्रीट आउट कैसे हुआ बॉडी से। तो बेसिकली बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, उसकी बॉडी क्या कर रही है उस ड्रग के साथ। एग्जाम्पल, पैरासीटामोल रैपिडली अब्जॉर्ब हो रहा है, कंप्लीटली अब्जॉर्ब अगर ओरली दे रहा है तो कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज लीवर में कैसे हो रहा है, फिर यूरिन के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो ये उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स होगी, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो आपके ये दो क्वेश्चन थे शॉर्ट आंसर के, यहाँ से हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है यहाँ पे फिर से जो आपसे पूछा गया है उसकी बात पर आते हैं, रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी। तो मैंने जिस पेपर से उठाया उसमें शॉर्ट में आ रखा है, मेरे खुद के पेपर में जो आया था दैट वाज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो ड्रग्स किस किस रूट से, अलग अलग रूट से हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किए जा सकते हैं। तो पहले भी पढ़ा है लोकल रूट और सिस्टमिक, दो तरीके के होते हैं। लोकल रूट्स में भी फर्दर क्या आते हैं, टॉपिकल, डीपर टिश्यू और सिस्टमिक रूट्स। लोकल रूट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर जैसे टॉपिकल की बात करें तो सिर्फ हमने जहां जरूरत है उसकी लोकलाइज एक्शन की, टॉपिकली एक्सटर्नली हमने उसको अप्लाई कर दिया, जैसे स्किन में, आई में, इस तरीके से। डीपर टिश्यू जब उसको डीपर एरिया तक पहुंचाना है तो हमने इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिया। अगर सिस्टमिक रूट की बात करें, जब वो पूरे ब्लड को हमें सर्कुलेशन के अंदर उसको लेकर आना है, दैट इज सिस्टमिक। अब सिस्टमिक में भी फर्दर आता है ओरल रूट। ओरल रूट जो है मोस्ट कॉमन मोड होता है आपका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, सेफर होता है, कन्वीनियंट होता है, नॉन इन्वेसिव होता है और पेनलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सबलिंगुअल, जिसको हम बकल में रखते हैं, बकल कैविटी के अंदर। इसका एब्जॉर्प्शन जो है रैपिड होता है क्योंकि लीवर इसमें बाईपास हो चुका है। टैबलेट को हम टंग के अंदर रख सकते हैं नीचे, या फिर क्रश करके माउथ में डाल सकते हैं। फिर आता है नेजल, जिसमें नेजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो है वो रीडली एब्जॉर्ब कर लेती है बहुत सारे ड्रग्स। इनहेलेशन के थ्रू कर सकते हैं, कोई वॉलेटाइल लिक्विड या गैस है। रेक्टल के थ्रू कर सकते हैं, कभी इरिटेंट और अनप्लीजेंट ड्रग्स हम लोग इस फॉर्म से एनेमा के थ्रू दे सकते हैं। पैरेंट्रल रूट से फिर से फर्दर एक एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ रखा था, तो ये मैंने पहले भी मार्क करा है। पैरेंट्रल मतलब होता है बियॉन्ड द इंटेस्टाइन। तो रूट्स जो कि इंटेस्टाइनल रूट के अलावा है उसे हम लोग बोलते हैं पैरेंट्रल रूट। जैसे कि जो डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड में या ब्लड में बिना इंटेस्टाइन में गए, बिना इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्रॉस करे डायरेक्टली डिलीवर हो जाए, उसे हम पैरेंट्रल रूट कहते हैं। ये मोर रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं, इनका एक्शन जल्दी होता है। जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, उसमें हम लोग इंजेक्शन के थ्रू से दे देते हैं, ठीक है। इसमें सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल आते हैं। सबक्यूटेनियस के अंदर, लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर हम लोग ऐसे इंजेक्ट करते हैं। सेल्फ इंजेक्शन इसमें पॉसिबल है, डीप पेनिट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर है, इसमें एक्वा सॉल्यूशन ड्रग का इंजेक्ट करते हैं कोई भी लार्ज स्केलेटल मसल में, जैसे डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स और ग्लूटियस की मसल, ठीक है, जो कि मोर वेस्कुलर हो और एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाए। फिर इन्फेंट्स में हम रैक्टस फेमोरिस में यूज करते हैं, इंजेक्शन डालते हैं एंड इट इज नॉट वेल डेवलप्ड टिल द चाइल्ड स्टार्ट्स वॉकिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट इंट्रावेनस, इसमें वेनस सुपरफिशियल वेन्स के अंदर इंजेक्शन के थ्रू हम देते हैं। तो इस तरीके से आपका फिर इंट्राडर्मल है, जिसमें स्किन को ढाकर उसके अंदर हम बीसीजी की जैसे वैक्सीन देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये पूरा आंसर लॉन्ग है कि ड्रग हमने डोजेस फॉर्म में दिया, फिर उसका एब्जॉर्प्शन पड़ा, फिर ड्रग ब्लड में गया। तो आपको ये चार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करा है कि अगर फार्माकोकाइनेटिक्स का आंसर आता है तो पहले आप ये चार्ट ड्रॉ करना कि ड्रग को हमने डोजेस फॉर्म में दिया, फिर वो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, फिर उसका क्या हुआ,
डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और मेटाबॉलिज्म हुआ, या तो ड्रग क्या गया साइट ऑफ एक्शन पे चला गया या टिश्यू में स्टोरेज में जाके उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ वो, और बचा हुआ ड्रग दैट इज एक्सक्रीटेड आउट। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था दैट वाज फ्रॉम ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग अपनी साइड से लेके सर्कुलेशन में अलग अलग जगह जहां हमने एडमिनिस्टर करा है वहां पे जाके जब वो ड्रग एब्जॉर्ब होता है। तो ड्रग डोज जो होती है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ फूड, पार्टिकल का साइज क्या है ड्रग के, लिपिड में कितना सॉल्युबल है, वेस्कुलरिटी क्या है एब्जॉर्बिंग सरफेस की, सरफेस एरिया कितना है एब्जॉर्बिंग सरफेस का, और जीआईटी की मोटिलिटी कैसी है, कंसंट्रेशन क्या है जिसमें ड्रग दिया गया है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन टाइम क्या है, पीएच एंड आयनाइजेशन क्या है। तो इस तरीके से ड्रग अब्जॉर्प्शन में ये फैक्टर्स है। अगर फूड है तो वो ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन को वो डिले कर देगा। फॉर क्विक एब्जॉर्प्शन हमें खाली पेट हम दवाई को लेते हैं। पार्टिकल की साइज करें तो छोटा जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा। लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। वैस्कुलरिटी की बात करें अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस के, तो जो ब्लड जो है सर्कुलेशन में ड्रग के साथ जो है वो जाता है, ब्लड फ्लो क्या करता है, हेजन कर देता है अगर ड्रग का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अगर हम ज्यादा ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो कर देंगे ज्यादा वैस्कुलर हो जाएगा, तो सिंस ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग, जिस साइड पे वो एब्जॉर्ब करना है वहां से ब्लड उसे फ्लो करते हुए लेते हुए चला जाएगा, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो ब्लड फ्लो हेसन कर देता है द ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब होगा। जीआईटी की मोटिलिटी की बात करें तो अगर गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है ना वो ड्रग को इंटेस्टाइन में जाने से रोक देती है, तो अगर उसको अगर इंटेस्टाइन में रोक देगी तो क्या होगा, इधर एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ा दे, डायरिया कंडीशन आ गई, तो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इज, जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की जिसमें ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी फास्टर अगर हम डाइल्यूट कंडीशन देंगे उसके कंपैरेटिवली, क्योंकि जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। फिर डिसइंटीग्रेशन एसिड डिसोल्यूशन पढ़ना है। आयनाइजेशन और पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के अंदर। इसके आप 3 पॉइंट्स पढ़ सकते हो, एसिडिक, बेसिक और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग जो होते हैं वो पुअर होते हैं कंपेयर टू अनआयनाइज्ड लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो रीडली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड स्टमक। एसिडिक ड्रग जो होते हैं वो अनआयनाइज्ड रह जाते हैं एसिडिक मीडियम में स्टमक की, तो वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक से। बेसिक ड्रग्स जो होते हैं वो हाईली आयनाइज्ड होते हैं एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक, देयरफॉर वो दे आर एब्जॉर्ब ओनली व्हेन दे रीच द डिओडेनम। तो यही लिखा हुआ है, सिंस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनाइज्ड ड्रग इज पुअर सो अनआयनाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल आर रीडली एब्जॉर्ब। तो नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, बायो अवेलेबिलिटी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज, ऐसी फ्रैक्शन जो एडमिनिस्टर्ड हमने करी है डोज की ड्रग की जो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच जाए बिना चेंज हुए, इज इन अनचेंज फॉर्म, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। बायो अवेलेबिलिटी अगर मान लो इंट्रावेनस फ्लूइड की हमने 100% मानी है, ये होती है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग गिवन आईवी 100%। अगर हम ड्रग सबक्यूटेनियस और आईएम के थ्रू दे रहे हैं तो दैट इज मोर देन 75%। ठीक है, तो ये लिखा गया बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ओरल इंजेस्टेड ड्रग वो लो होती है क्योंकि वो बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि फर्स्ट पास बायोमेटाबॉलिज्म के कारण उसकी कम हो जाती है जो हम ओरली देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है मेरे को डायनेमिक्स जो हमने पढ़ लिया है, अगर इसकी इंटरैक्शन की बात करें स्टिमुलेशन, डिप्रेशन एंड इरिटेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको फार्माकोडायनेमिक्स का यहाँ से ये कुछ फैक्टर्स है जो इसको हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा एक। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, शॉर्ट के लिए जितना मैंने बताया, तो जैसे आपसे एनाल्जेसिक पूछा गया है दैट इज पेन किलर, तो एनाल्जेसिक क्या होते हैं ये मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, एक बार आप वहां से रेफर कर लेना कि एनाल्जेसिक पेन रिलीविंग होते हैं। इसकी मैंने PAIN से ट्रिक भी बताई थी जिसके अंदर आपके मेन एनाल्जेसिक्स मैंने कवर करे थे। फिर आपसे नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ से, इसके अंदर आपसे डेफिनेशन पूछी है, एक्सपेक्टोरेंट्स की डेफिनेशंस पूछी है, तो ये भी शॉर्ट में आता है कि एक्सपेक्टोरेंट्स होते क्या हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट्स वो होते हैं जो ऐसे ड्रग्स जो कि म्यूकस को इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन होती है ना, जब उसको इंक्रीज कर दिया जाता है और साथ में उसकी जो विस्कोसिटी है उसे रिड्यूस करके जो भी हमारे कफ के थ्रू फैसिलिटेट कर देता है ऐसे पार्टिकल्स जिसे हमें बाहर निकालना है। तो ऐसे ड्रग्स को हम एक्सपेक्टोरेंट्स को ना म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ये वो ड्रग्स होते हैं जो ब्रोंकियल सिक्रीशन को एनहेंस करते हैं, जिसमें सोडियम पोटेशियम सिट्रेट आता है, पोटेशियम आयोडाइड आता है, आपका वेजेका आता है, आपका अमोनियम क्लोराइड आता है। और म्यूकोलाइटिक्स की अगर बात करें तो वो कौन कौन से होंगे, ब्रोमोहेक्सिन, ये एग्जाम्पल है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि इंक्रीज करते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन और रिड्यूस करते हैं विस्कोसिटी, बस। तो इसको एक्सपेक्टोरेंट्स बोलते हैं, ये शॉर्ट में आते हैं। फिर आपका एंटासिड पूछा गया था, द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे और पीएच को राइज कर दे। इसमें सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एग्जाम्पल डाइजीन,
एसिडीन, डाइजिनिन जेल। तो ये इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट आपसे लेग्जेटिव्स पूछा हुआ है, ऐसे ड्रग्स जो इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल मूवमेंट को प्रमोट करे, इसमें माइल्डर एक्शन होता है लेग्जेटिव्स का, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल, ठीक है। परगेटिव्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं और ये ज्यादा फ्लूइड इवैक्यूएशन करते हैं, तो बस आपको ये याद रखना है। फिर आपसे एंटी डायरियल्स पूछा हुआ है शॉर्ट में, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोवाइड करते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम डायरिया। इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो ओआरएस देते हैं, दीज आर नॉट एंटी डायरियल्स, लेकिन ये रिप्लेस कर देते हैं जो लॉस्ट फ्लूइड है। बल्किंग एजेंट दे सकते हैं जैसे मिथाइल सेल्यूलोज दे सकते हैं, गौर गम दे सकते हैं, एब्जॉर्बेंट्स दे सकते हैं जो इन्फेक्टिव डायरिया में हेल्पफुल होते हैं जैसे मिथाइल सेल्यूलोज इज एन एब्जॉर्बेंट। फिर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी में बिस्मथ दे सकते हैं, एंटी बिस्मथ सब सैलिसिलेट, और एंटी कॉलिनर्जिक में क्या होता है, रिड्यूस कर देते हैं इंटेस्टाइनल मूवमेंट को, और ये अगेंस्ट डायरिया एज वेल एज क्रैम्पिंग के अगेंस्ट, जो मरोड़ है उसके अगेंस्ट भी वर्क करते हैं। ओपियोइड्स दे सकते हैं फॉर पेन, ठीक है। तो ड्रग्स नेक्स्ट जो पूछे गए थे वो थे हेपाटोप्रोटेक्टिव। इसमें क्या है, ऐसी मेडिकेशन जो प्रोटेक्ट करती है और रीजनरेट करती है लिवर सेल्स को, उसे हम हेपाटोप्रोटेक्टिव्स कहते हैं। दीज ड्रग्स यूज इन द पेशेंट्स जिनको अलग अलग लीवर डिजीजेज है, जैसे कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, लीवर इन्फ्लेमेशन है, लीवर सिरोसिस है। इसके अंदर क्या क्या दे सकते हैं आप याद रखना, हम सिलीमरीन। इसको याद क्यों रखना है, इसका ट्रिक है क्योंकि अब इंसान पागल है, सिली है, क्यों, क्योंकि वो जाके खुद ही दारू पी रहा है, तो सिली और मरेगा, ठीक है। तो लिवर डिजीज से मरेगा, सिली मरेगा, तो सिली मरीन एसेंशियल फॉस्फोलिपिड है ये जो यूज होता है। फिर आप यहाँ पे याद रख सकते हो 5 एडिनोसिल मिथेनिन। नेक्स्ट आते हैं आपके डायूरेटिक्स, ऐसे ड्रग्स जो नेट लॉस ऑफ सोडियम और वाटर का यूरिन में कराते हैं। दीज आर मोस्टली वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, सल्फोमाइल डेरिवेटिव्स आ सकते हैं, फ्रूजामाइड आ सकता है। बाकी आप यहाँ से बेंजीन थियाजाइड याद रख सकते हो मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स के एग्जांपल में। ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स में आप ग्लिसरॉल याद रख सकते हो। फिर आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो एंटी डायूरेटिक से था, ऐसे सब्सटेंसेस जो यूरिन वॉल्यूम को रिड्यूस करे पर्टिकुलरली डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, तो इसमें आप डेस्मोप्रेसिन याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ ये शॉर्ट में अभी मैंने मेंशन करा था, तो ऐसे ड्रग्स जो कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए मलेरिया के यूज होते हैं। इसके अंदर आपको सारे एग्जांपल्स तो याद नहीं होंगे, बट जो जो याद हो सकते हैं, जैसे कि क्विनिन हमने मेनली सुना ही है, तो क्विनोलिन मैथेनॉल, इसके अंदर मैफ्लोक्विन याद रख सकते हो, सिंशोना एल्कोलॉइड क्विनिन याद रख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर क्लोरोक्विन याद रख लेना, क्विनिडिन याद रख लेना, ऐसे मेन आप लिख के आ सकते हो, डॉक्सीसाइक्लिन याद रख लेना। फिर आप यहाँ पे सल्फोनामाइड, सल्फोडॉक्सिन और सल्फोन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मेन ड्रग्स हैं। और एंटी मलेरियल जो कि इरिथ्रोसाइटिक शिजोनी पे एक्ट करते हैं, शिजोगोनी पे उसको इरिथ्रोसाइटिक शाइजोनोटोसिड्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्री इरिथ्रोसाइटिक होते हैं एज वेल एज ये एक्सो इरिथ्रोसाइटिक्स, जो वाइवक्स स्टेजेस होते हैं लिवर में, जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवक्स कॉज करता है उसके अंदर जाके वर्क करते हैं। ये गैमेटोसाइट्स को ही ब्लड में किल कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, उसके अंदर हम क्या क्या देते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं, दैट इज 600 mg फॉलोड बाय 300 mg आफ्टर 8 आवर्स, और नेक्स्ट 2 days तक हम क्या करते हैं, फिर प्रीमाक्विन 15 mg ऐड कर देते हैं। क्विनिन कितना देंगे, 600 mg 8 आवर्ली 7 days तक, और डॉक्सीसाइक्लिन दो देंगे 100 mg डेली 7 days तक, फिर प्रीमाक्विन इसमें भी ऐड करके। तो मेनली यही आप यही याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे वैक्सीन, ठीक है। इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। वैक्सीन ऐसे होते हैं कि एंटीजेनिक मटेरियल जो कंसिस्ट करते हैं, जो कि पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं जो कि किल्ड हो, लाइव एटीन्यूएटेड हो, या फिर टॉक्सॉइड कोई पार्टिकल लेके उसके थ्रू वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं। तो 3 तरीके से है, किल्ड, लाइव एटीन्यूएटेड और टॉक्सॉइड। इसके मैंने एग्जाम्पल्स आपको पहले याद कराए थे, तो अब एक बार वीडियो रेफर करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, ऐसी मेडिकेशन जो हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को वापस से नॉर्मलाइज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करेगा, आइदर वो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस करेगा, लाइक ड्यूरिंग द सर्जरी वी डजंट नीड एनी काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दैट ऑर्गन, या फिर वो एक्टिवेट कर देगा इम्यून रिस्पॉन्स इफ यू आर हैविंग एनी अनहेल्दी कंडीशन। तो उसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। फिर इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट की एग्जाम्पल आपको याद रखना है, साइक्लोस्पोरिन, और यहाँ पर आप याद रख सकते हो टैक्रोलाइमस लाइमस, और उसके बाद इम्यून एक्टिवेटर के एग्जांपल में कोई एंटीजन हो सकता है, या फिर आपका यहाँ पर आप याद रख सकते हो एक एग्जांपल डिऑक्सीकॉलिक एसिड हो सकता है। तो एग्जांपल्स है कुछ 2 याद रखने के लिए। ये यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है, तो मैंने आपको बायोअवेलेबिलिटी बता दिया, फार्मेकोकाइनेटिक्स बता दिया, फार्मेकोडायनेमिक्स बता दिया, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया, ड्रग एब्जॉर्प्शन बता दिया, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अभी बचा है। उसके अलावा हम लोगों ने और क्या क्या डिस्कस कर लिया एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर हमने और
एंटी मलेरियल डिस्कस कर लिया है, एंटी एसिड्स डिस्कस कर लिया है, एनाल्जेसिक्स डिस्कस कर लिया है, वैक्सीन डिस्कस कर लिया, एंटी डायरियल्स और इम्यूनोमॉड्यूलेटर। तो ये सारे क्वेश्चंस फार्मा के थे। फिर यहाँ से हमने हिपैटोप्रोटेक्टिव डिस्कस कर लिया, एंटी डायरियल, लेक्सेटिव्स और एंटी एसिड्स डिस्कस कर लिया है। फिर अभी एंटीपायरेटिक्स बचा है। उसके अलावा हमने लेक्सेटिव, एंटी मलेरियल, एंटी एसिड्स अगेन ये हमारा डिस्कस हो चुका है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये एक क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एज इफ लाइक बायो अवेलेबिलिटी। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, उसे हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब जो ड्रग है जब उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है कहाँ से, जैसे ही साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे वो पहुंचा अपने पैसेज के टाइम पे, जब साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन तक पहुंच गया और वहां से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जो पहुंचना, तो उसको कहलाते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसको हम प्री सिस्टमेटिक मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं या फिर फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर रहता है ऑरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इन दिस मेटाबॉलिज्म जो ड्रग ऑरली दिया गया है वो मेटाबोलाइज कहाँ पे होगा, गट या लीवर के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। तो इट कैन बी अवॉइडेड अगर हम लोग ड्रग पैरेंट्रल दे दे, सबलिंगुअल रूट से दे दे, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये बाईपास हो जाएगा। एक्सटेंट जो होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वो डिफर करती है ड्रग टू ड्रग और इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग भी। ये एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है कि ओरल बायोअवेलेबिलिटी चेक करने का। सो इफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग इज पार्शियल, इट कैन बी कंपनसेटेड बाय गिविंग द हायर डोजेस। अगर हमने ओरल कोई ड्रग दिया है उसकी बायोअवेलेबिलिटी देखने के लिए, तो अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम हुआ है, पार्शियल हुआ है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, ज्यादा डोज देंगे। इफ ड्रग अंडरगोज कंप्लीट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म थ्रू द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट हैज टू बी। बट अगर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में वो कंप्लीटली चला गया है, तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम उसके मतलब देखते कितना परसेंट बायोअवेलेबल वो रहा है, वो ड्रग मेटाबोलाइज होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमें कितना मिल रहा है। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमने जैसे साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे पहुंचा वहां से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले पहले तक का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो छूट गया था, अभी कवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था ना कि निघंटू पे क्वेश्चन आता है। तो निघंटू में देखो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है किसी भी एक निघंटू के ऊपर। तो वहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो धन्वंतरी निघंटू पे लिया, जिसको हम गुड़ुच्य आदि निघंटू भी कहते हैं। पारंपरिक रूप से इसे प्राचीनतम, सबसे पहला, एक बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल एंशियंट निघंटू माना गया है। वास्तविक नाम जो है इसका द्रव्याली समुच्चय है और ग्रंथ के प्रारंभ में धन्वंतरी वेदना इसके अंदर होती है, जिसकी वजह से इसको धन्वंतरी निघंटू कहते हैं। 3 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द वेरी मोस्ट एंशियंट, दैट इज प्राचीनतम निघंटू किसे माना गया है, धन्वंतरी निघंटू। इसको और हम क्या कहते हैं, गुड़ुच्य आदि निघंटू या द्रव्यावली समुच्चय ने इसको, इस ग्रंथ का नाम रखा है जो वास्तविक नाम है। और ग्रंथ में सबसे पहले क्या होती है, धन्वंतरी वेदना, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है, धन्वंतरी निघंटू। जबकि भगवान धन्वंतरी का इस ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसका लेखन नहीं करा, इसके ऑथर नहीं है। लेखक कौन है, श्री महेंद्र भौगिक इसके ग्रंथ के रचयिता माने गए हैं। काल निर्धारण की बात करें तो हिमाद्री काल बोला गया है, अरुंधत है और निशलकर है, हेमचंद्र है, शेषवामी है, इन्होंने उद्धृत किया है इसे। इनके पूर्व की रचना बताई गई है। अहिफेन, जयपाल, अग्निजार आदि द्रव्य मध्य काल के मुसलमानों द्वारा भारत में लाए गए थे, जिनका उल्लेख इस धन्वंतरी निघंटू में मिलता है। तो उसके आसपास किसकी वो बताई गई, मेन क्या याद रखना है, इसकी विषय वस्तु बताई जो याद रखनी है। एक तो 10वीं से 13वीं शताब्दी याद रख लो बस इसके लिए, और दूसरा याद रखो इस ग्रंथ के प्रारंभ में द्रव्यावली के नाम से द्रव्यों का जो पर्यायशाला थी वो उसके जुड़ा हुआ एक भाग है ये। तो अब क्या, पहले जो मतलब हम लोग जो सिनोनिम्स होते थे ना उसके बेसिस पे ड्रग्स को हम लोग क्लासिफाई करते थे, तो इसलिए द्रव्यावली के नाम से द्रव्यों की पर्याय, दैट इज सिनोनिम्स, उससे एक जुड़ा भाग है। लेकिन बाद में क्या हुआ, गुण और कर्म के बेसिस पे उनका वर्णन किया गया है। तो इसमें औषध के अनेक भागों का अलग अलग विस्तृत वर्णन दिया गया है, जिसमें वर्गों में आहार द्रव्यों के स्थान पर औषध द्रव्यों को प्रधान बताया गया है। इसमें समान कर्म वाले अनेक द्रव्यों को एकत्र करके एक वर्ग बनाया गया है, उनका नाम मुख्य द्रव्य के अनुसार रखा गया है। तो बस ये इसके अंदर ये याद रखना है आपको कि जो इसके अंदर है 7 वर्ग निर्धारित करे गए हैं, जिसमें गुड़ुच्य आदि वर्ग है, शतपुष्पा आदि है, चंदन आदि, करवीर आदि, आम्र आदि, ऐसे करके वर्ग बनाए गए हैं। उसके बाद आपका सुवर्ण आदि और मिश्रक आदि, बस इतना आप इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट में अटेम्प्ट करके आओगे तो लिख कर आना है। फिर कय देव निघंटू, दैट इज, इसको हम लोग किस क्या बोलते हैं, पथ्य अपथ्य का विबोधक है, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर और क्या पूछा जाता है कि इस ग्रंथ के जो कर्ता हैं वो कैदेव पंडित भारद्वाज गोत्रीय पद्मनाभ के सारंग के पुत्र थे। इसके अलावा इनका नाम रत्नाकर नामक कोई पर्याय निघंटु में बनाया था। ठीक है, उन्हीं द्रव्यों के गुण कर्म का वर्णन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर आप इसमें जो नेक्स्ट याद रखेंगे, इसके अंदर विषय वस्तु औषधि वर्ग, फिर से वही 8 वर्ग है, धातु वर्ग, धान्य वर्ग, द्रव वर्ग, कृतान वर्ग, मास वर्ग, विहार वर्ग और मिश्रक वर्ग। ठीक है, इस तरीके से बताया गया। आयुर्वेद के उद्देश्य पूर्ति हेतु लेखक ने पुस्तक की विषय वस्तु की योजना किस प्रकार की है, औषध, आहार व विहार, तीनों का यूज इसमें हिताहित विचार करके लिखी गई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पथ्य अपथ्य के विचार के कारण बोला गया। और 8 वर्ग इसके अंदर होते हैं, आपको ये याद रखना है। और क्या याद रखना है, औषधि वर्ग में मधु, करकटी, पिंड, खजूर, कंठ, करंज, बबुल, इनके बारे में बताया है। गृंजन से गाजर व पलांडु भेद दोनों का ग्रहण किया गया है। महानिम से बकायन का ग्रहण बताया। अमलवेदा से एक प्राय है, शाखामल इसका ये बताया है। और बला, चतुष्टय, कस्तूरी आदि के प्रकरण भी यहाँ पे मिलते जुलते हैं। ये था नेक्स्ट आपका। फिर भाव प्रकाश निघंटु, ये लघु त्रिकी भाव प्रकाश ग्रंथ से पूर्व खंड के पंचम अध्याय से द्रव्य विषयक भाग अलग होकर भाव प्रकाश निघंटु नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसको हरित की आदि निघंटु भी कहते हैं, जो कि द्रव्य गुण क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट भाव प्रकाश निघंटु सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आपको लिखना है। देश विदेश के अनेक लोग, देश विदेशी जो द्रव्य एक साथ मिलकर निघंटु को व्यवहारिक रूप से यहाँ लिखा गया है। फिर इसके ऑथर पूछे जाते हैं, श्री लटकन मिश्र जी के पुत्र भाव मिश्र द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, फिर काल निर्धारण की बात करें तो भाव मिश्र ने भाव प्रकाश ग्रंथ के लेखन में शारंगधर संहिता का निघंटु भाग में मदनफल निघंटु का अनुसरण किया है। जबकि योग रत्नाकर वगैरह की अगर बात की जाए तो ये जो है उसके बाद उसका अनुसरण हुआ है। तो हमें याद क्या रखना है कि ये 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, बस ये याद रख लो। ठीक है, फिर कितने वर्ग है इसमें, 23 वर्ग हैं। हरित के आदि, कपूर आदि, गुड़ुच्य आदि, पुष्प आदि, फल आदि, वट आदि, सुवर्ण, धान्य, शाक, मांस, कृतान और वारी वर्ग। इसके विशेषताएं की अगर बात करें तो क्या याद रखना है, पुष्कर मूल को कुश का भेद बताया है, स्वर्ण शीरी मूल को चौक का है, कपूर के 2 भेद बताए हैं, पक्व और अपक्व, उत्पत्ति स्थान के आधार पर कस्तूरी के 3 भेद बताए हैं, तगर के 2 भेद बताए, तगर और पिंड तगर, उत्पत्ति स्थान पर कुमकुम के 3 भेद बताए हैं, अश्मंतक को कांचनार का पर्याय बताया, करंज के 3 भेद बताए, गज पिपली को चाविका का फल कहा है। इस तरीके से आपको ये अष्टवर्ग का वर्णन किसने करा है, इन्होंने करा है। ये मेन हो गया। प्रतिनिधि द्रव्य आपको याद रखने, इन्होंने बताए हैं। फिर आपका यशद सर्वप्रथम इसी में वर्णित है। अष्टवर्ग है, धान्य के 5 भेद बताए हैं, भूमि के वर्ण अनुसार 4 भेद बताए, फिर अंग रोग में सर्वप्रथम यहाँ पे वर्णन है। तो ये था आपका निघंटुओं से क्वेश्चन जो मैंने कवर करा दिया। फिर नेक्स्ट इसी वीडियो में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आया था वो रस से था। ठीक है, एक तो क्वेश्चन क्या था कि जो रस है और अनुरस है उसमें क्या डिफरेंस होता है ना, ये पूछा जाता है एक मेन क्वेश्चन। और एक पूछा जाता है रस का पंच भौतिक संगठन बताओ। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि रसों का पंच भौतिक संगठन क्या है। तो मैंने एक वीडियो में और याद करवाया, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पहले आपको मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये लिखना है एक कॉलम में। फिर आपको क्या करना है, रस के पंचभौतिक संगठन के लिए सबसे टॉप पे लिखना है जल प्लस पृथ्वी। पृथ्वी को फिर यहाँ पे क्रॉस करके नीचे जल के नीचे पृथ्वी लिख देनी है। फिर आपको क्या लिखना है, 3 बार राइट साइड में अग्नि लिखनी है। ठीक है, और जल वापस से रिपीटेडली, और 3 बार यहाँ पे वायु लिखनी है, और पृथ्वी जो बची है उसे वापस लास्ट में लिख देना है। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। ये आपका जल का पंचभौतिक संगठन है जो मेनली आता ही आता है। एक ऋतुओं के अनुसार रस की उत्पत्ति भी आती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी हमने जो क्वेश्चन लिए हैं उसमें जल का पंचभौतिक संगठन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था रस और अनुरस के ऊपर है। तो रस क्या होते हैं, पूर्णतः व्यक्त होता है, लेकिन जो अनुरस है वो अव्यक्त शुष्क अवस्था में जो स्थायी रहता है, और जो अस्थायी रहता है वो अनुरस होता है। जो स्टार्ट में बनता है, आदि में प्रतीत होता है, दैट इज रस, और अंत में जो प्रतीत होता है उसे हम अनुरस कहते हैं। ये डिफरेंस था रस और अनुरस के अंदर। विपाक में आपका अवस्था पाक और निष्ठा पाक से क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवस्था पाक एंड निष्ठा पाक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अवस्था पाक है वो स्टेजेस ऑफ डाइजेशन को हम बोलते हैं। पहले अवस्था पाक होने से इसी को हम प्रपाक भी बोलते हैं। प्रथम पाक, प्रपाक भी इसको कहा जाता है। जब भुक्त आहार महास्रोतसों के विभिन्न भागों में जाकर अवस्थित होकर उसका जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है उसे हम अवस्था पाक कहते हैं। डिफरेंट साइड्स ऑफ जीआईटी में जब उसका डाइजेशन होता है, जिसमें महास्रोतस की अवस्था दैट इज डिफरेंट साइड्स ऑफ जीआईटी के अनुसार वो परिवर्तित होता है, उसे हम अवस्था पाक कहते हैं। आहार द्रव्य जो हमने ग्रहण किया वो जठर अग्नि के संपर्क में आकर अपने रूप और रस में परिवर्तन होता है। उसका इस क्रम के पाचन से जो मल बन रहे हैं उनका प्रादुर्भाव
होते हैं और अंत में रस एक अलग और पृथक तो क्या हो जाता है उससे मल। ये संपूर्ण व्यापार जो कि पाचन का है, इसको हम एक तरीके की डाइजेशन का स्टेजेस, अलग अलग स्टेज में स्टमक में पूरे जीआईटी में अलग अलग स्टेजेस में जब डाइजेशन होता है उससे जो रस की उत्पत्ति हो रही है, मल की उत्पत्ति हो रही है, उसको हम अवस्था पाक कह रहे हैं। हम 3 तरीके के अवस्था पाक बताए, मधुर रस, फिर अम्ल वाली और कटु वाली अवस्था। मधुर वाली कहाँ होगी वो आपको याद रखनी है, आमाशय में। अम्ल वाली होगी पश्चिम आमाशय में और कटु वाली होगी पक्वाशय में। मधुर वाली क्या होती है, जब 6 खाए हुए रस अन्न में प्रथम पाक में जो आदि में उद्भित होते हैं तो मधुर रस जो होते हैं फैन सदृश मल रूप का कफ की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, इसमें द्रव्य जो है पृथ्वी और जल महाभूत है सर्वप्रथम, और सबसे अब सेकेंड है जो पश्चिम आमाशय में होती है वो अम्ल वाली है। इसके अंदर अर्धपक्व मल होगा और विदग्ध होकर क्या बनेगा, अम्लीभूत हो जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, जो मूलभूत है इसमें पित्त की उत्पत्ति होती है और तेज महाभूत प्रधान होता है। फिर आते कटु, इसके अंदर पक्वाशय में होगा, इंटेस्टाइन में, यहाँ पर अग्नि द्वारा शोषित होकर परिपिंडित अन्न बन जाएगा, एक बोलस पूरा। उसमें क्या होगा, कटु रस के कारण उसमें कटु रस की उत्पत्ति है, मलभूत जो है वायु की उत्पत्ति होगी और इस अवस्था पाक में वायवीय और आकाशीय महाभूत प्रधान होते हैं। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बना डाइजेशन का, दैट इज निष्ठा पाक। इसमें रसों का अंतिम परिणाम होता है और यह चरम परिणत रस धातु में आश्रित हो जाते हैं। इससे उत्पन्न रस विशेष अवस्था पाकों के बाद जो रस मल विवेक के समय रस धातु में जाके संविष्ट हो जाएंगे, वो जो अंतिम परिणाम बनेगा रसों का, दैट इज निष्ठा पाक। इसमें शरीर में धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होगी, जैसे कि मधुर विपाक से धातु रूप कफ उत्पन्न हो गया, अम्ल विपाक से धातु रूप पित्त उत्पन्न होगा और कटु विपाक से आपका वायु। डिफरेंसेस अगर बोले तो पाचन के पूर्व काल में क्या होगा, अवस्था पाक स्थान काल का सापेक्ष होता है। ये निष्ठा पाक की बात करें, जो खत्म होने के बाद पाचन क्रिया की समाप्ति के बाद जो प्रारंभ होता है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन निष्ठा पाक। स्थान काल इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं अवस्थिक परिणाम, स्टेजेस के अनुसार जो परिणाम बनेगा, ये चरम परिणाम दैट इज अंतिम, और ये मलभूत दोष उत्पत्ति कर रहा है मलों की, और ये धातु रूप दोष उत्पत्ति कर रहा है, प्रत्यक्ष गम्य होगा और ये अनुमान गम्य होगा। फिर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था वो द्विविध विपाकवाद पूछा गया है। इसको हम लोग गुण विपाकवाद या भूत विपाकवाद भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर ये धन्वंतरी जो संप्रदाय के लोग थे, आचार्य सुश्रुत नागार्जुन प्रभृति द्वारा माना गया है। इसके आधार पर ही पंच महाभूतवाद भी बोला गया है। इसका जो आधार है दैट इज पंच महाभूतवाद। इसके अनुसार जो है विपाक 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक मधुर और एक कटु। जो मधुर विपाक होगा दैट इज गुरु और जो कटु विपाक होगा वो लघु होगा। तो विपाक काल में महाभूतों के उत्पन्न गुणों के 2 वर्ग गुरु और लघु में बांटकर द्विविध विपाक की कल्पना की गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द्विविध विपाकवाद थ्योरी पर अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिख कर आना है। फिर नेक्स्ट आपको प्रभाव से क्वेश्चन आता है। प्रभाव जो होता है विशिष्ट कर्म करने में जो सामर्थ्य द्रव्य का होता है, विशिष्ट कर्म समर्थम भवति द्रव्य मनि नीति प्रभावा। उसी द्रव्य के जो विशिष्ट कर्म को करने को हम क्या कहते हैं, प्रभाव। इससे क्वेश्चन आता है दैट इज स्पेसिफिक पोटेंसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आपसे इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो मैं देखते हैं। इसमें समान प्रत्यरब्ध और विचित्र प्रत्यरब्ध पे क्वेश्चन था शॉर्ट। समान प्रत्यरब्ध क्या होता है, जिन द्रव्यों में द्रव्य एवं जो रस आदि का भौतिक संगठन समान हो, मतलब जो द्रव्य है उसका जो रस होना चाहिए वही रस उसका है, उन्हें हम समान प्रत्यरब्ध भी कहते हैं। जिन द्रव्यों में द्रव्य आरंभ एवं रस वीर्य विपाक आरंभ महाभूत का सन्निवेश संगठन एक ही तरीके का हो, उत्कर्ष या अपकर्ष न्यून अधिके से हुआ, उन द्रव्यों को हम समान प्रत्यरब्ध कहते हैं। मतलब सारे समान कारण है, द्रव्य में जो गुण है, जो विपाक है, जो वीर्य, सब जो होना चाहिए वही है। जैसे कि दुख, चित्रक आदि इसके एग्जाम्पल है। समान प्रत्यरब्ध जो होते हैं वो समग्र कर्म करने वाले होंगे और वो अपने रस उपदेश, जो जैसे उनका रस है वैसे ही उनका कर्म है। ठीक है, तो इसके अनुसार वो अपना कर्म करते हैं। विचित्र विलक्षण होगा कि जो महाभूत है द्रव्य का दैट इज डिफरेंट, रस डिफरेंट। इस तरीके से जिन द्रव्यों में द्रव्य तद आश्रित रस आदि जो भौतिक संगठन है वो ही डिफर कर रहा हो, तो द्रव्यों का जो कर्म है रस आदि से ही भिन्न हो जाए, तो हम उसे विचित्र प्रत्यरब्ध कहते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखने हैं कि गौधूम है दैट इज फॉर समान प्रत्यरब्ध, मधुर होती है और गुरु होता है उसका गुण, तो ये वात को हरेगा। ठीक है, यह विचित्र प्रत्यरब्ध है, क्यों, वो भी मधुर और गुरु है लेकिन वो वात को बढ़ा रहा है, तो जो उसका रस है, जो उसका गुण है, उसके अकॉर्डिंग वो कर्म नहीं कर रहा, तो वो विचित्र है। शीर की बात करें तो मधुर होगा, गुरु होगा, और शीत वीर्य है, तो ये करेक्ट है। मत्स्य की बात करें, मधुर और गुरु होने के बाद भी उष्ण वीर्य है। धात के पुष्प क्या होगा, समान कैसे कषाय रस है और शीत वीर्य होना चाहिए, और साथ में कषाय वाले ग्राही स्तंभन कर्म करते हैं। लेकिन हरित की क्या है, कषाय रस होने के बाद रेचन कर्म कर रही है और साथ में उष्ण वीर्य, तो ये अपोजिट वर्क कर रही है, तो दिस इज समान प्रत्यरब्ध और विचित्र प्रत्यरब्ध। फिर नेक्स्ट आता है
हमसे पूछा जा रहा है कर्म के बारे में, तो क्रियते इति कर्म, हाँ, जो क्रिया का काम होता है जो उसे कर्म कहते हैं, जिसमें समास संयोग और विभाग दोनों ही द्रव्य में एक साथ आश्रित हो तो उसे हम कर्म कहते हैं, ये आपको पता है। फिर इसमें हमें कर्म के प्रकार के अनुसार कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि दीपन कर्म। दीपन कर्म होता है एपेटाइजर, इसको हम स्टमकाइक्स भी बोलते हैं, दैट इज दीपनीय, ठीक है। जो द्रव्य क्या करेंगे, अग्नि, जो जठर अग्नि है उसको तो प्रदीपित करते हैं लेकिन कोई पाचन क्रिया नहीं करेंगे, तो दीपन वाले क्या करेंगे, अग्नि बढ़ाएंगे, ठीक है। अग्नि तो बढ़ाई लेकिन पाचन नहीं करेंगे, तो ये कहलाएंगे दीपनीय। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो आम का पाचन ना करने, केवल अग्नि को दीपित करे, उसे हम दीपनीय कहते हैं। इसमें सौंफ इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहता है दीपनीय द्रव्य का। नेक्स्ट आते हैं जो हमें याद रखना है, वो आता है पाचनीय। तो इसमें जो द्रव्य आम का पाचन करेंगे, पाचन तो करेंगे लेकिन दीपन नहीं करेंगे, तो उसको हम कहेंगे पाचन। तो इसका एग्जाम्पल है नाग, केसर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है जो क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो था संस्करण पूछा गया था, आई गेस, तो उसको हम लोगों को कवर करना है। तो यहाँ पर आप भेदन, एक तो हमें भेदन और एक संस्करण। तो देखो संस्करण क्या होता है, संस्करण होता है, संस्करण क्या होता है, इसमें जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए हैं, ठीक है, कोष्ठ में जो शिलिश बहुत हार्डली चिपके हुए हैं, उनको क्या करेगा, ये मल आदि में बिना पकाए अर्ध मार्ग से बाहर निकाल देगा, उसे हम संस्करण कहते हैं, जिसमें आरगवद एक एग्जाम्पल है। तो ये कोष्ठ है, इससे मल चिपका है, अब हमें क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो बिना पकाए, पकाना नहीं है, सीधा बाहर एक्सक्रीट आउट करने को हम संस्करण कहते हैं, जिसमें पित्ताशय में जैसे कि कफ पित्त को हरने वाला कर्म संवसन या फिर विरेचन भी कहलाता है, ठीक है। ये मल को बिना पकाए ही बाहर निकाल रहे हैं, बस एक ये चीज याद रखनी है। भेदन में क्या होगा, जो द्रव ढीले अवस्था बंधे हुए अवस्था में से जो मतलब हार्ड बना हुआ है उसको हमने ढीला करा, वात आदि दोष जो पिंडित गांठ बनी हुई है उसको तोड़ा फोड़ा और नीचे गिरा दिया, उसे भेदन कर्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कटुकी, ठीक है। क्या करा, बंधे हुए को ढीला, ठीक है, दैट इज भेदन। जो शरीर के मल एवं दोष का निहरण करते हैं उसे हम भेदन कर्म कहते हैं, पिंडित मल को द्रव करके, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको हम भेदन कर्म कहेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपको ग्राही और स्तंभन, इसमें डिफरेंस पूछा गया था। तो ग्राही और स्तंभन में क्या डिफरेंस है, रस प्राय जिसमें कटु होता है दैट इज ग्राही, और जिसमें कषाय हमें पता है ना स्तंभन कर्म करते हैं उसे हम बोलेंगे स्तंभन। उष्ण वीर्य होगा तो ग्राही और शीत वीर्य होगा तो स्तंभन। अग्नि वायवात्मक मतलब अग्नि प्रधान, और अगर वायु प्रधान होगा तो स्तंभन वात का शमन करेगा, वात कम करेगा और ये वात को बढ़ाएगा। दीपन पाचन कर्म करेगा ग्राही, अग्नि साधन कर्म करेगा स्तंभन। अग्नि से मल को क्या करेगा, द्रवांश का शोषण, जो द्रव है उसको सुखा देगा, वायु से करता है ये मल का द्रवांश, यहाँ ये अग्नि से करेगा। आम का पाचक होता है और ये आम का संचय करता है, तो ये आम अतिसार में हम ग्रहणी में इसको प्रयोग करेंगे और ये पक्वती सार में हम प्रयोग करेंगे किसे, स्तंभन को, ठीक है। पक्वती सार में स्तंभन और आम अतिसार में ग्रहणी में क्या करेंगे, हम लोग ग्राही वाले ड्रग्स देंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रमाथी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट, ये मेनली आता है। तो शारंगधर ने क्या डेफिनेशन दी है, जो द्रव्य अपनी शक्ति से स्रोतसों में संचित मल को बाहर निकाल दे उसे हम प्रमाथी कहते हैं। तो हमें मरीच याद रखना है, क्या है, प्रमथी, मां से, ठीक है। क्या करना है, स्रोतस में मल है उससे चिपके हुए को क्या करना है, एक्सक्रीट, बाहर निकालना है, तो इसे हम प्रमथी कहते हैं। प्रमथी बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के मलों को जो वहां पे चिपक गए संचित मल है उन्हें दूर करता है। मरीच इसका एग्जाम्पल है जो याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट है विवाही और विकासी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, विवाही जो द्रव्य अपने प्रभाव से पहले पहले संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो फिर उसका पाक हो, तो वह या वैवाई में आता है, तो व्याप्त, पहले पूरे शरीर में क्या हो जाएंगे, व्याप्त हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर उसका पाक होगा, इसलिए इसको विवाई कहेंगे। एग्जाम्पल है इसका भंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि विवायु से कहते हैं सर्वप्रथम पूरे शरीर में फैल जाए फिर उसका विष या मध्य के समान पाक हो, ठीक है। अब आता है इसका नेक्स्ट विकासी, जो सर्व शरीर में व्याप्त होकर धातुओं से ओज क्रिया शक्ति को पृथक कर संधियों के बंधन को शिथिल कर उसे हम विकासी कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि जो विकासी होता है पहले सर्व शरीर में फैल कर लेकिन धातु और संधि के बंधनों को क्या कर दे, ढीला कर दे। तो सा से याद रखना है इसमें संधि, ठीक है, संधि बंधन को क्या करना है, ढीला,
तो वो विकासी है। वा से व्याप्त हो गए, फिर क्या कर दिया, संधि बंधन को ढीला कर दिया। और यहाँ पे क्या है, वा से व्याप्त हो गए और जाकर क्या हो गया, पा आ रहा है, दैट इज पाक। ये वाला पा है, दैट इज फॉर पाक। ठीक है, ये विवाही और विकासी में डिफरेंस होता है। विकासी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज सुपारी। नेक्स्ट आता है हमारा जो क्वेश्चन, रसायन और वाजीकरण पूछा गया था। तो रसायन क्या होते हैं, जो द्रव्य जरा या रोग को नष्ट करता है उसे हम रसायन कहते हैं। गुडुची, गुगलू, हरड़ इसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखना है। वाजीकरण के, जिस द्रव्य के सेवन से स्त्री के सहवास में हर्ष, अधिक उल्लास या उत्साह की प्राप्ति हो, जो अवाजी को वाजी बना दे उसे हम वाजीकरण कहते हैं। नागबला इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर जिस आहार विहार औषध से व्यक्ति वाजी के समान अत्यंत बलवान हो जाता है उसे हम लोग वाजीकर द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपसे पूछा गया था वो जीवनीय एंड भृंगीय पूछा था। तो जीवनीय इज वाइटलाइजर, जीवन आयु को कहते हैं, और जो द्रव्य जीवन के लिए हितकर उसे जीवनीय कहते हैं। दीर्घ आयु वाले द्रव्य जो होते हैं उसे हम जीवनीय कहते हैं। और भृंगीय क्या होते हैं, जो द्रव्य शरीर को हृष्ट पुष्ट मोटा करे, गुरु हो, शीत मृदु स्निग्ध वाले द्रव्य उसे भृंगण कर्म करना, पोषण कर्म करना, उसे हम भृंगीय कहते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे कोई भी मेध्य ड्रग्स पूछे थे जो मेधा को बढ़ा दे उसे हम मेध्य कहते हैं। मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, यष्टि मधु, गुडुची, ये 4 एग्जाम्पल्स मेध्य द्रव्य के हैं। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से दशमनी गणों के बारे में कर्म पूछे गए थे, वही सेम। इसमें क्या, जो दीपन करे, सारे बस एग्जाम्पल्स आपको इनके याद रखने। डायरियल, इसका वर्णन मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको बता दिया है। फिर उसके कुछ ड्रग्स आपको याद रखने हैं, यहाँ पे कुछ प्रजा स्थापन के ड्रग्स पूछा गया था। ये भी अपन की बात करें तो प्रजा स्थापन जो फर्टिलिटी को प्रमोट करता है, तो गर्भाशयगत जो दोषों को दूर करे, गर्भ धारण के लिए जो हेल्प करे उसे हम प्रजा स्थापन कहते हैं। इसमें क्या आएंगे, मधुर, स्निग्ध, शीत, बल्ले ड्रग्स आएंगे और गर्भ धारण से पूर्व युक्त किया जाएगा। गर्भाशय को ये बल प्रदान करेंगे। शिथिलता और श्लेष्मा कला की शिथिलता को ये दूर करते हैं। इसमें ऐन्द्री, ब्राह्मणी, शतावरी, मेनली आप याद रख सकते हो। फिर आपसे मिश्रक गण से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे लघु पंचमूल पूछा जाएगा तो इसका क्या है, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंठकारी, गोक्षुर, ये किस में आएंगे, लघु पंचमूल में। ये छोटे शुभ, दैट इज बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स या श्रब्स की फॉर्म में जो श्रब होते हैं छोटे शुभ, वो ये कहलाते हैं। और इनका मूल जो होता है वो प्रयोग होता है। इसमें हम लोग बल्ले, ग्राही ऐसे गण वाले भी इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट आप पूछा गया था तो पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और शुंठी, ये पंचकौल है 5। इसमें आपको क्या याद रखना है, कटु द्रव्य होते हैं, कटु रस, तीक्ष्ण गुण वाले, कटु विपाक वाले और कफ वात का शमन करने वाले, दीपन पाचन करने वाले, गुल, प्लीहा, उदर, आन्हा, शूल रोग में यूज होने वाले। फिर आपसे पंच तिक्त पूछा गया था, इसके अंदर पटोल, नीम, भूनिम, रासना व सप्त शद ये वाले प्लांट्स आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रख। फिर आपसे एक पूछा गया अष्टवर्ग, अष्टवर्ग में क्या क्या आएगा, जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली और लास्ट में रिद्धि और वृद्धि। मेधा, महामेधा, रिद्धि, वृद्धि लास्ट में ऐड हो जाएंगे। तो जीवक, ऋष्वक, काकोली, शीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, ये वाले जो ड्रग्स है दैट इज फॉर आपका अष्टवर्ग। फिर नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया है, द्रव्यों के अगर संग्रहण की बात करें तो द्रव्य के संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित क्या बताया गया है कि हमें सबसे पहले प्रशस्त भूमि लेनी होती है, जिस लैंड पे वो गड्ढे ना हो, कंकड़ ना हो, या फिर कोई वल्मिक से रहित हो, समतल हो, ऐसी शमशान की भूमि ना, इस तरीके की भूमि लेनी है। फिर हमें देखना है संग्रहणीय द्रव्य जो हमें उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो जो औषधि, कृमि, विष, शस्त्र, धूष, इन सब, धूप, वायु, अग्नि, जल, इन सबके संकल्प से विकृत ना हो, खराब ना हो। फिर विधि क्या है कि प्रशस्त भूमि से उत्पन्न सभी प्रशस्त लक्षणों को देखने के बाद हमें संग्रह पवित्रता के साथ श्वेत वस्त्र धारण करके, मंगल आचरण करके, देवता, अश्विनी कुमारों, गौ, ब्राह्मण इन सब की पूजा करके शुद्ध मन से श्रद्धा पूर्वक पूर्व या उत्तर के मुख की और अपना जो मुख है दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करके फिर हमें क्या करना है, संग्रह करना है उन ड्रग्स का। पूर्व दिशा के स्वामी कौन है, सूर्य देवता है, इस वजह से इसमें बोला गया है। फिर औषधियों का उसमें जो शक्ति है उस डायरेक्शन से जो है उसका संचार होता है, ये आपको बताया गया। फिर आता है कि अब नेक्स्ट जो होता है कि इसका जो संग्रह काल है वो भी मैटर करते हैं कि कौन से काल का वो निर्धारण करती है कि प्रयोज्य अंग क्या है, ऋतु क्या है, उसकी वीर्यता के आधार पर संग्रह काल के बारे में फिर आपको पूरा दिखा रखा है कि किस किस मूल का कौन सा संग्रह काल होगा। इस तरीके से आपको ये रीड करना पड़ेगा। फिर आता है नेक्स्ट
संरक्षण, ठीक है। अब उसका प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे? शुष्क विधि दैट इज ड्राई प्रिजर्वेशन और आर्द्र विधि दैट इज वेट प्रिजर्वेशन। शुष्क विधि की अगर बात करें, जो औषध द्रव्य हमें संग्रहित करना है उसे हमें क्या करना है, एक ब्लॉटिंग पेपर होता है जिसको मसी शोषक पत्र बोला गया है यहाँ पर, उसके बीच में दबाकर उसका जो जलीय अंश मॉइस्चर वगैरह वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसको हम एज इट इज सुखाकर उसको धूप में, ज्यादा तेज भी नहीं कम तेज भी नहीं, बीच की मॉडरेट धूप में से सुखाकर शीशे की बोतल या किसी चीज में हम उसे प्रिजर्व करते हैं। आर्द्र विधि में क्या करते हैं, इसमें हम हरी औषधि को पूर्ण रूप में पंचांग सहित फॉर्मेलिन दैट इज 5 to 10% उसमें लेकर एक शीशे में रखकर उनके पत्तों को उसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये द्रव्य वर्षों तक फिर बिगड़ते नहीं है, खराब नहीं होते। ये आपको आपकी संरक्षण विधि के अंदर कवर हो गया है। अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज द्रव्य का शोधन, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग। इस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो मेनली फिजिकल, केमिकल और नेचुरल प्रकार की अशुद्धियां होती है, तो इसका शोधन कैसे करेंगे? प्रक्षालन, चालन, उसके बाद विलायन कर्म करके या फिर परिस्रावण करके, शरण करके, सुराविलायन करके, पृथक्करण, निर्मलीकरण, विवर्णीकरण, स्वेदन, मर्दन, निर्वापन, पातन। उसके बाद आपका ये एक तरीके से आपको शोधन विधि, प्यूरिफिकेशन, द्रव्य शोधन के आपको ये टाइप्स लिख कर आने हैं। प्रक्षालन में हम वॉश करते हैं द्रव्य को, नॉर्मली मिट्टी हट जाए, उसकी बालू वगैरह हट जाए। चालन के अंदर शिफ्टिंग है, चलती हुई चलनी से उसको बार बार के द्वारा मिट्टी आदि के कणों को अलग अलग करने के लिए। विलायन में क्या करते हैं, द्रव्य को चूर्ण बना के उसको एक घोल लेते हैं जल के अंदर, फिर उसके जो स्थूल कण दैट इज हैवी पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे और वो अलग हो जाएगा, एक तरीके से फिल्टरेशन की तरह। परकोलेशन इज परिस्रवण, इसमें विलेय द्रव्य को निस्यंदन, मतलब क्या करेंगे, जो मिक्स हो गए हैं पार्टिकल्स, विलेय द्रव्य हैं, उसको हम फिल्टर कर लेंगे अविलेय द्रव्य से। जो द्रव्य हैं मोटे स्थूल उनको हटा लेंगे, जो पानी पानी बचता है उसे एक तरफ कर लेंगे और जो उसका स्थूल पार्ट है उसे एक तरफ। शरण, इस चरण में क्या होगा, जो विलेय द्रव्य है उसको जल के साथ अविलेय द्रव्य को अलग अन्य पात्र में गर्म करके सुखाना शरण कहलाता है, ठीक है। अलग कर लिया, फिर उसको गर्म करा, फिर उसको सुखा लिया। सूरा विलायन क्या होता है, सूरा में विलेय द्रव्य को पहले हमें मिला लेना है, फिर सूरा असुर में उसमें पूरा सूरा सार जो होता है उसके अंदर वो अच्छे से घुल जाएगा। फिर अविलेय द्रव्य जो है उसको एक पात्र के तल में जो बच गया उसके रूप में बैठ जाएगा। पृथक्करण में क्या करेंगे, विशद दैट इज क्रिस्टल पार्टिकल्स और पिछल वाले जो पार्टिकल्स हैं उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमें सेपरेट करना है। निर्मलीकरण में साइंद्रिय द्रव पदार्थ को हम क्या करेंगे, झाग उबालेंगे, फिर उसके जो झाग होंगे उसे हटाकर उसकी अशुद्धि करेंगे, दैट इज निर्मलीकरण। विवर्णीकरण में द्रव्य का सत्व निकालकर उस द्रव्य में जो रंजक पदार्थ है उसको अलग करना, डिस्कलरेशन। स्वेदन में हम बॉईल करते हैं, मर्दन में द्रव्य को किसी और द्रव्य पदार्थ के साथ या तो मिलाएंगे या रब करेंगे, और निर्वापन में क्या करते हैं, अग्नि तप्त करके उसको किसी द्रव पदार्थ में बुझाते हैं, उसको हम लोग धातु शोधन में यूज करते हैं, निर्वापन। पातन में हम सब्लिमेशन करेंगे, जो उड़न वाले द्रव्य जिनकी वॉलेटिलिटी कम है वो वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग उड़ जाएगा, जैसे पारद, गंधक वगैरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अपमिश्रण एंड प्रतिनिधि द्रव्य, अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूट्स। अडल्ट्रेशन क्या होता है, जो मूल औषध द्रव्य जिस स्थान पे मिली है जैसी दिखती है, अगर उसके अंदर हम किसी और चीज को मिला दे, इसको हम अपमिश्रण कहते हैं। ज्यादा लाभ प्राप्त हो, ज्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए, या मूल औषध खराब हो गई है, मूल औषध में महंगी है, इस तरीके से जब रीजंस होते हैं तो हम उसका अडल्ट्रेशन करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से ये कम होगी, सब स्टैंडर्ड होगी, बाहर से समान दिखेगी एक जैसी, परंतु उसके गुण जो होंगे वो हीन होंगे, ठीक है। समान दिखने वाले कृत्रिम द्रव्यों का मिश्रण कर सकते हैं। निवीर्य द्रव्य मतलब अपमिश्रण कर दिया एग्जॉस्टेड ड्रग्स का, जिसमें वीर्य उसकी पोटेंसी इतनी कम है। पहचानने के कुछ तरीके बताएं, लेकिन शॉर्ट आंसर में तो आपका इतना काफी है कि होता क्या है। प्रतिनिधि द्रव्य क्या होते हैं, जब किसी योग में बताई हुई रस औषधियां जब हमें मिल ही नहीं रही है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसके द्रव्य के सेम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली हमने दूसरी द्रव्य उसके प्रयोग में ले लिया। तो कुछ प्रतिनिधि द्रव्य अपने गुण कर्म के पूर्ण रूपेण नहीं हो सकती, लेकिन कुछ सीमा तक वो काम कर जाती है, लाभ हो सकता है। एग्जैक्ट काम तो नहीं करेगी बट थोड़ा बहुत सिमिलर, जैसे चित्रक का प्रतिनिधि द्रव्य हम दंती यूज कर लेते हैं, धनव्यास का हम दुर्लभ यूज कर लेते हैं, उसके बाद तगर का कुश यूज करते हैं, अमलवेतस का चुक्र यूज करते हैं, दारू हरिद्रा का हरिद्रा, मूर्वा का जिंगिनी त्वक और अहिंसा का मानकंद। इस तरीके के प्रतिनिधि द्रव्य हैं। आपको अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य सिर्फ याद होने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिकाकुली, क्षीरकाकुली का अश्वगंधा है, मेधा महामेधा का शतावरी, ऋषिवक ऋषवक का विदारी और रिद्धि वृद्धि का वाराही। हरितकी का आपको याद है रक्तचंदन, उसके बाद श्वेत चंदन का नवुशीर। इस तरीके से थोड़ा बहुत याद कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है प्रशस्त भेषज दैट इज आइडियल ड्रग। तो ये आपसे शॉर्ट में पूछा जाता है। तो सर्व उत्तम जो औषधि वह है जो रोगों को दूर करती है और आरोग्य को स्थिर। आचार्य चरक के अनुसार द्रव्य भेषज जो है उसमें 4 गुण मेनली होने चाहिए। इसका श्लोक भी होता है, वो आपको लिख कर आना है। एक तो बहुता होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट जो अमाउंट है, मैक्सिमम पोटेंसी है जो, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मतलब इतनी प्रशस्त हो कि हमने बहुत एक डोज ली उसी में हमें इफेक्ट दिख
गया। तो एक तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और साथ में क्या हो, जिसका प्रमाण, जिसकी पोटेंसी हाई हो। योग्यता की बात करें तो द्रव्य जो है हर कंडीशन में हमें सुटेबल हो, रोग व रोगी के बल अबल के विचार के अनुसार हमें बहुत ज्यादा योग्य ड्रग्स अवेलेबल हो। अनेक विकल्पना मतलब कभी स्वरस बना सके उसी ड्रग का, फांट भी बन जाए, अलग अलग कल्पनाएं कर सके। संपत्ति के जिसके गुण रस वीर्य आदि कर्म से पूर्ण संपन्न हो, ऐसी ताजा अवस्था में जो देने का विधान है उसमें गुण कर्म अच्छे हो, ठीक है, उसका कोई अपवाद ना हो, इस तरीके से जो ड्रग मिलती है उसे हम संपर्क ड्रग कहेंगे। ये आइडियल ड्रग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका अनुपान, ठीक है। अनुपान क्या होता है, औषध के साथ मिलाकर खाए जाने वाले या औषध सेवन के बाद जो पिए जाने वाले पदार्थ होते हैं उसको हम अनुपान कहते हैं। अनु और औषध के पश्चात पिए जाने वाले द्रव पदार्थ ही अनुपान कहलाते हैं, ठीक है। अनुपान का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चंस थे, जिसके अंदर आपसे एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स और आपसे फ्लेवोनॉइड्स इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको पहले जो हमें पढ़ना है दैट इज फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं। ये क्लास ऑफ प्लांट है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर रखी गई है। ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, प्लांट पिगमेंट्स हो सकते हैं, फ्लावर कलरेशन हो सकता है जो येलो कलर, रेड कलर ऐसे पिगमेंट्स प्रोवाइड करे। हायर प्लांट्स में ये यूवी फिल्टरेशन के थ्रू मिलते हैं और ये साथ में फ्लोरल पिगमेंटेशन मेनली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वहां पर वो इसी चैप्टर से फूड एडिटिव्स के ऊपर था। तो वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, उसका फ्लेवर एनहेंस करने के लिए, उसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए, उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसकी अपीयरेंस एनहेंस करने के लिए हम जो लोग ऐड करते हैं दैट इज फूड एडिटिव्स। ये क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग अगर प्रिजर्व करें अचार को तो प्रिजर्वेशन ऑफ पिकलिंग्स इन विद द हेल्प ऑफ विनेगर कर सकते हैं, सॉल्ट डाल सकते हैं, स्वीट्स का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड हम ऐड करते हैं कुछ वाइन्स में। तो ये न्यूट्रिएंट वैल्यू को तो प्रिजर्व करता है, साथ में विटामिन्स मिनरल्स को भी एनहेंस करता है। जैसे कि हम लोग ऐसे न्यूट्रिएंट्स एनहेंस कर सकते हैं कुछ सीरियल्स में, हम लोग जैसे कुछ गोल्डन मिल्क बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम लोग अलग अलग वेजिटेबल्स के अंदर उसकी क्वालिटी एनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फूड एडिटिव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द सेवरल ग्रुप्स, जो कि हमें एक दूसरे की अलग अलग ग्रुप्स हैं जो। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे कितने क्वेश्चंस, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। अभी मैंने आपको अष्टवर्ग, पंचदेक, पंचकोल और त्रिजातक बस बच रहा है, इसे अभी देखते हैं। इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर अभी एडिटिव्स बताया है, प्रिजर्वेटिव्स और एक्सिपिएंट्स बचा है। तो एक बार प्रिजर्वेटिव्स और एक्सिपिएंट्स की भी अगर बात करें, हाँ, तो यहाँ पर आपका प्रिजर्वेटिव्स भी है एक पार्ट। तो प्रिजर्वेटिव्स की अगर बात करें तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंसेस जो इनहिबिट कर देते हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड, चाहे वो बैक्टीरिया या फंजाई या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड खराब करते हैं तो प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं लॉन्गर टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए। कुछ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं, उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं, विटामिन ए, ई, सी, रिटाइनल पाल्मिटेट और सेलेनियम जैसे अमीनो एसिड्स ऐड कर सकते हैं, सिस्टीन और मिथ्यूनिन, सिट्रिक एसिड जैसे सोडियम सिट्रेट और सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि पैराबिन्स और मिथाइल पैराबिन इसका एग्जांपल है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सिपिएंट आता है, वो एक्सिपिएंट से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बेसिकली ये ऐसे फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हम मेडिसिन का दे रहे हैं उनके साथ दे देते हैं। तो इसका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि किस रूट से हम दे रहे हैं, डोजेस क्या दे रहे हैं मेडिसिन की और एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। तो उसके साथ ही हम एक तरीके से फिलिंग करते हैं, जैसे इसको हम लोग बल्क ऑफ फॉर्मुलेशन भी कहते हैं, बल्किंग या फिलर्स भी बोलते हैं, डाइल्यूएंट्स भी बोलते हैं, जो हम क्या करते हैं कन्वीनियंट के लिए और एक्यूरेट जो ड्रग हमने दिया उसकी सही डिस्पेंसिंग हो और सही वो डोजेस अपनी क्रिएट करे, डोजेस फॉर्म में वो अपना इफेक्ट क्रिएट करे, एक्टिवली इफेक्ट क्रिएट करे। तो हम इसको फैसिलिटेट, उसको हेल्प करने के लिए जो सब्सटेंस देते हैं, जो इनएक्टिव खुद होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, उनको हम लोग एक्सिपिएंट्स बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, दे ऑल्सो फैसिलिटेट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, उसकी सॉल्युबिलिटी एनहेंस, जैसे हम अनुपान दे रहे हैं ना उसी टाइप से बोल सकते हैं, उसकी फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी को भी एनहेंस करते हैं। और एक्सिपिएंट्स जो होते हैं वो यूजफुल होते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि ये फैसिलिटेट कर देते हैं पाउडर फ्लोएबिलिटी और नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। फिर उसके बाद ये प्रिवेंट करते हैं जल्दी जो डीनेचर हो जाते हैं ड्रग्स उनको प्रिवेंट करते हैं और साथ में उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। तो ये एक्सिपिएंट्स के बारे में था, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में था, इतना हमने कवर कर। यहाँ पर इस वीडियो में हमने एक्सिपिएंट्स भी कवर कर लिया, प्रिजर्वेटिव्स भी कवर कर लिया और एडिटिव्स भी कवर कर लिया। फर्स्ट मास मेटाबॉलिज्म भी हो चुका है। इसके बाद हमारा धन्वंतरी, निघंटु, प्रशस्त, भेषज, औषधीय पौधों का संरक्षण भी हमने कवर कर लिया है। फिर सामान्य प्रत्यरब्ध और विचित्र प्रत्यरब्ध भी कवर हो चुका है। जीवनीय, दीपनीय, प्रजास्थापनीय है, जीवनीय, दीपनीय ये भी कवर हो चुका है। फिर नेक्स्ट आपका संवृषण और अनुलोमन, भेदन, छेदन, रसायन वाजीकरण और व्यवहार विकासी,
इसके ऊपर जो शॉर्ट नोट आता है, ड्रग प्यूरिफिकेशन, द्रव शोधन, ये भी हमने कर लिया। धन्वंतरी निघंटु कर लिया। दीपनीय महाकषाय, ये हमें अभी देखना है एक बार। फिर हमने लघु पंचमूल कर लिया। स्पेसिफिक पोटेंसी दैट इज प्रभाव, इसको भी कवर कर लिया। एंटी मलेरियल, एंटी एसिड, एनाल्जेसिक, वैक्सीन, एंटी डायरियल, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, दीज आर आल्सो कवर। तो मेनली हमारा DG1 पूरा कवर हो चुका है। बस हमें 2 क्वेश्चन और देखने हैं, एक त्रिजातक में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, और दूसरा हमें देखना है कण की परिभाषा हो चुका है। यहाँ से हमें एक क्या क्वेश्चन बच रहा है अभी, दैट इज दीपनीय महाकषाय गण में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैं अभी इस वीडियो में कवर। तो ये 3 जो होते हैं, दालचीनी, छोटी इलायची और तेज पत्र, ये तीनों आप लोग सब्जी बनाने में यूज होते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा थोड़ा रिलेट करके कि 3 जातियां हैं जो हमें सब्जी में यूज होती है, दालचीनी, छोटी इलायची और तेज पत्र। जब इनके अंदर हम नाग केसर डाल देते हैं तो वो बन जाता है चतुर्जातक। ठीक है, तो इसके अंदर नाग केसर ऐड करने से क्या बन जाता है, चतुर्जातक। तो त्रिजातक और चतुर्जातक दोनों रूक्ष, तीक्ष्ण और कफवात शामक होते हैं, पित्त का वर्धन करते हैं, दीपन और रोचन कर्म करते हैं, वर्ण्य और विषग्न होते हैं। ठीक है, मुख का दुर्गंधे नाशक ये होते हैं, मुख शोधन में इनका यूज। तो आपकी दीपनीय गण में जो आता है दैट इज पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, अमलवेतस, मरीच, उसके बाद आपका अजमोदा आता है, भल्लातक आता है, उसके बाद अस्थि, भल्लातक अस्थि, फिर हिंगुल, हिंगुल का निर्यास। ठीक है, ये 10 जो आते हैं दैट इज कम्स अंडर दीपनीय गण। ठीक है, तो पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक सबको याद रहता है। उसमें क्या क्या याद रखना है, कुछ खट्टी चीजें क्या, अमलवेतस, श्रृंगवेर, फिर उसमें आपको मरीच और अजमोदा याद रखना है। पिपली थोड़ा रिलेट कर सकते हो मरीच से, फिर अजमोदा, भल्लातक अस्थि और हिंगुल, हिंगुल का निर्यास। तो ये आपका था क्या, दीपनीय गण, ये सारा आपका कवर हो पाओ। तो इसके अंदर अभी जो DG2 का बचा है, अब क्या करेंगे हम DG2 के लिए, मैं सोच रही हूँ हम ऐसे कर सकते हैं, DG2 में हम लोग चार्ट के थ्रू जो इंपॉर्टेंट 10 ड्रग्स हैं 10 करके, सबकी फैमिली, सबके लैटिन नेम, सबके फॉर्मुलेशंस, क्योंकि क्वेश्चन देखो पहले सिनोनिम्स में पूछा गया है तो पर्यायवाची याद करेंगे रिलेट करके किसी स्टोरी फॉर्म में, साथ में ऐसे कुछ भी पूछ लेंगे कि उसके शोधन बताओ, उसकी फैटल डोज बताओ, या फिर उसका कौन सा पार्ट यूज होता है, उसके बोटानिकल सोर्सेज क्या है, साथ में आपके ड्रग का हैबिटेट क्या है, इंडिकेशंस क्या है। तो अब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि यही ड्रग आएगी, तो हम एक बार थोड़ी थोड़ी करके सारे ड्रग्स को किसी स्टोरी फॉर्म में याद करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई टू अपलोड दोज वीडियोस वेरी सून, मैं ट्राई करती हूँ। और बाकी आप लोग ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। तो इसके अंदर हमने पूरा आज कोशिश करी थी कि सारे क्वेश्चन साथ में मिलकर सॉल्व करें, उन्हें समझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस। जितनी भी वीडियोस है उनके लिए आप इसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि आगे और भी वीडियोस आप देख। तब तक स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक।